बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अहम सरकारी दौरे पर लंदन रवाना हो गए हैं, जबकि PTI की जानिब से हुकूमत से मुज़ाकरात पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आज जमा करा दी गई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात की तारीख पर नजरसानी के हवाले से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इस समय दिन भर जो मौजूद रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ये मामला अब दोबारा अदालतों में जा चुका है। क्या अदालतों से इसका कोई हल निकल पाएगा? देखिए जी, बात ये है कि पहले तो ज़रा ये देखें कि ये हमारा जो मौजूदा अरेंजमेंट है जी, हमारे जो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं, ये क्यों आए थे। जो पब्लिक में बात हुई, इनकी तरफ से खुद कही गई, वो बड़ी वाज़ेह थी। उसमें दो बातें थी और मैं दोनों बातों को मैं तस्लीम कर लेता हूं। पहली बात ये थी कि हम इसलिए आए कि हमें कहा गया कि इमरान खान अगले पता नहीं 10 साल या 20 साल रहेगा हुकूमत में, 10 साल शायद, और वो सबको उठा के जेलों में डाल देगा, ऑन रिकॉर्ड ही देगा। तो इसलिए उसने चूंकि कहा हम जेलों में डाल देगा, तो इसलिए हमने उसकी हुकूमत गिरा दी। जेलों में बैठे बैठे हमने अंदर अंदर कुछ क्या हुआ खुदा जाने, हुकूमत गिरा दी। चलें जी, गिर गई हुकूमत इमरान खान की, और गिराई जेलों में बैठ के। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये भी तारीख में लिखा जाएगा ना कि ये जेलों में बैठ के गिराई गई हुकूमत गिर गई। चलें, गिर गई, हो गया। दूसरा कि जी मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था और मुल्क की मईशत बर्बाद हो गई थी। इमरान खान जो मायदा कर गए थे IMF के साथ, और आखिर में जाके उनका एक पूरा वो जो उन्होंने ऑयल वगैरह का वो जो कीमतें कम कर दी, मुल्क बिल्कुल श्रीलंका बन जाता हम ना आते। तो मईशत हमने ठीक करनी थी। ये दो बातें थी जो पब्लिक में थी। लेकिन फिर उसके बाद साइड पे यकीनन तवक्कुआत थी। एक तवक्को ये थी कि नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी, क्योंकि उनके बरादरे खास जो है वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, तो नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी। साल से ऊपर हो गया हुकूमत को, और उसके बाद जो है वो इस दौरान जो है वो एक फितने का सर कुचल दिया जाएगा जी। सियासी मुकाबला नहीं होगा, सर कुचल दिया जाएगा, क्योंकि वो एक फितना है। मुज़ाकरात भी नहीं होंगे क्योंकि वो एक दहशतगर्द है। ये गुजर गया पूरा। अच्छा जी, उसके बाद और साथ ही जाहिर है कि फिर वो नैब के तरामीम और ये सारे कानून वानून केस वे सारे खत्म हो जाएंगे। ये बात थी जो पब्लिक में नहीं। और फिर सब एक घाट पे सुकून से पानी पिएंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये सब मिलके फिर हुकूमत में होंगे। नहीं, हमेशा कहते ना, हमेशा हमेशा के लिए जो है उस एक फितना जो दरमियान में ऐसे ही खड़ा हो गया था उसको कुचल के, और फिर ये सारे के सारे इसी तरह से हुकूमत में मतलब वो 10 साल के लिए आया था, ये 50 साल 100 साल इलेक्शन होना नहीं था, करवाना नहीं था। इशू क्या था कि एक तकर्री होने वाली थी, वो हमें बताया गया। ये इनिशियल ये था स्टेटमेंट। मैंने कहा मैं दोनों को मानता हूं। अब जनाब आप खड़े हैं यहां पे मई में, ना नवाज शरीफ साहब वापस आए, ना मुकदमात खत्म हुए, ना मईशत ठीक हुई, ठीक है, बर्बाद हो गई। ना वो फितना जिसको कहते हैं वो कुछ चला गया, वो फितना मजीद ताकतवर हो, ऐसी वैसी ताकत। अब क्या करें, अब क्या करें? मतलब अब कुछ कर, अब मतलब कुछ करने को है नहीं ना। तो अब क्या बहस हो रही है कि 1947 से हिसाब चाहिए जजों का। ये इसलिए आए थे कि जजों का हिसाब 1947 से लेना था इन्होंने, 1950 से क्यों नहीं।
1956 से। आप बातें सुने और हंसें और तमाशा देखें। अच्छा, इनको अंदाजा नहीं हो रहा, मैं फिर लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, मजाक बन गए। आप यकीन करें, मजाक बन गए। इनमें से कुछ शख्सियात जो गला फाड़ फाड़ के ज्यादा चीखती हैं ना, दे लुक लाइक, क्या मैं लफ्ज, क्लाउन्स। और जो संजीदा लोग हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब, या संजीदा लोग हैं पाकिस्तान पीपल, कायरा साहब हो गए, या अपना ये आजम नजीर तारड़ साहब से मेरी मुलाकात नहीं, लेकिन मतलब वजीर कानून है, संजीदा आदमी है। मतलब मेरी इनसे मुलाकात नहीं, जो नए यानी मैंने देखा है इस कैबिनेट में, तो आजम नजीर तारड़ साहब, एक इससे कतई नजर के उन्होंने फोन पे क्या कहा, वो क्या बात हुई जजों, क्योंकि वो बड़े सेंसिबल बात करते हैं, तो बड़ा लॉजिक के साथ बात करते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब बड़ी मुनासिब बात करते हैं, लेकिन सबको मिलकर बैठना होगा, यहां तक कह के चुप हो जाते हैं। हमें निजाम बदलना होगा, कैसे, क्या बताएं ना, कैसे कैसे करना होगा, मुझे हमें बता दें किस किस को बैठना होगा, तो हम कोशिश करके बिठा लेते हैं। मतलब कैसे सबको मिलकर, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। मतलब है कि एक दुकानदार, एक जो है वो जेलर, एक जो है वो थानेदार, किस किस को कहां कहां, कौन कौन, सबको बैठ के तय करना होगा। यहां तक खत्म, ये निजाम नहीं चल रहा। बस वो एक वो ये बात तो तारुक कादरी साहब कहते थे, ये निजाम नहीं चल रहा, वो बात करके टक पीछे, सोल्यूशन नहीं है, हमें मिलके बैठना होगा। क्या कहने लगे हुए हैं। अब मसला कहां अटका हुआ है कि जी वो 8 जज उधर हैं, तो 7 जज उधर हैं, तो 6 जज उधर हैं। ये इसलिए आए थे नहीं, मकसद देखें ना, मुल्क एक रियासत पाकिस्तान के बहरान देखें आप, मईशत, सिक्योरिटी क्राइसिस, आपके IMF का क्या बना, कैसे बजट बनेगा, महंगाई। आज के दिन में पाकिस्तान की जो महंगाई है वो श्रीलंका से ज्यादा है जी। श्रीलंका में आप जाके एक रोटी खरीदेंगे तो पाकिस्तान से ज्यादा सस्ती है। उन्होंने जो इंडेक्स जारी किया है पूरे के पूरे ये साउथ एशिया का, उसमें कहा है कि श्रीलंका पाकिस्तान से सस्ता है। हर रोज खबर आती है, गैस का यूनिट, बिजली का यूनिट इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, खबर आती जा रही आती। फंस गए, अदालत भी फंस गई है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन भी फंस गया है, सब फंस गए, ठीक है। अब करें क्या भाई, हम क्या करें, तो हमें कुछ बताएं ना, पब्लिक क्या करे। कोई शाहिद खान अब्बासी, कोई इमर्जिंग पाकिस्तान, कोई जरदारी साहब का जो फॉर्मूला है, कुछ तो करें। वो भाई अदालतें भी लड़ रही हैं, वो भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, जुलूस निकल रहा है। अच्छा, रोज खुश हो रहे हैं 3 से 7 बजे उसकी जमानत कैंसिल हो गई, उसका वारंट निकल आया, पूरी कौम ट्रक की बत्ती के पीछे, लोगों रोटी नहीं खाने के लिए, सिक्योरिटी क्राइसिस है। देखिए, हमें तो पब्लिक को क्या पता है, लोगों का रौला पड़ा हुआ है यहां पे। हर रोज खबर आ जाती है ना, गैस का यूनिट। अच्छा, वो बाहर के साथ लोगों की ट्रैवलिंग इंडस्ट्री बंद हो रही है, क्योंकि पे आपने उसमें करना है डॉलर्स में, रियाल पे लोग हज पे नहीं जा पा रहे, मतलब बाकी इश्यूज। अच्छा, वो भी, उसमें भी बड़ा रौला पड़ गया ना, अच्छा खासा उसमें खांचा लग जाता था, वहां घर वर देते थे, हज के कोटा वोटा बेचते थे। अब फंसे हुए, इलेक्शन कमीशन उस पर रेफरेंस दायर कर रहा है, वो उस पर, ये इसलिए आए थे। आप जरा सिर्फ तस्वुर, जो 3-4 काम थे, अपने इश्यूज तो कम खत्म करवा लेते ना, कम से कम, चल पब्लिक को छोड़ दें भाई, नैब और तरमीम तो करवा लेते, केस तो माफ करवा लेते चुपके चुपके, वो भी नहीं हुआ। तो कुछ तो करते, मियां साहब आ जाते वापस, तो मियां साहब तराजू बराबर हो जाता। वो तराजू ही टूट गया, उसका एक पलड़ा उधर पड़ा हुआ है 7 बेंच वाला, एक उसका उधर पड़ा हुआ है, उसका जो बीच वाला डंडा पब्लिक के सर पे गिर गया आके। ओ भाई, आप मुझे ये बताएं, इसका कोई हल बताएं। इसके हल की सिर्फ एक बात वो करते हैं, जो मैं फिर कहता हूं ना, शाहिद खान अब्बासी के साथ मैं उनको ढूंढ रहा हूं, जो मिले थे 1-2 दिन पहले, मगर वो निकल गए या मैं निकल गया, कुछ चक्कर हुआ। मैं उनसे पूछूं कि हुजूर इसका कोई हल बताएं आप। APC हो रही है, APC में तय क्या हो रहा है, पता नहीं, सूबों के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने दीजिए कि ये साजिश कौन कर रहा है, कौन साजिश कर रहा है।
इंडियंस कर रहे हैं, अमेरिकन कर रहे हैं, रशियन, कौन साजिश सूबों के खिलाफ कौन कर रहा है? साजिश कर रहा है कोई। और पता नहीं एक और बात भी थी, एक दिन इंतखाबात करवाने पे इत्तेफाक। अच्छा, मतलब क्या तमाशा। मैंने आपसे कहा ना, ये किसी वक्त गड़प हो जाएगा। इन्होंने नहीं मामला, गड़प पूरा का पूरा नहीं होता, ठीक है। ये सारा का सारा जो है ना, ये क्योंकि रियासत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, जज लड़ जाएं, जो है वो क्या कहना चाहिए, ये बैठ के रोज 4-4 घंटे की तकरीरें करते रहें। ये सुबह उठते हैं, पता नहीं फाइलें वाले साइन करते हैं, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में चले जाते हैं, फिर वहां जाके खाने वाने खाते हैं, फिर वो लंबी तकरीरें करते हैं। ये हुक्मरान है हमारे। फिर उसके बाद फिर तस्वीर आती है, 2-3 तस्वीरें आ जाती हैं, इधर रिबन विबन काट रहे हैं, फिर रात को टॉक शोज में बैठे होते हैं, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह। इसने ये कहा, उसने कहा, कोई वजीर खजाना है, कोई वजीर दाखिला, कोई वजीर ये है, कोई वजीर फलां है, कोई वजीर 85 अरकान मुल्क को ठीक करने आए थे। और इसमें कितने तो वज़राए आज़म हैं, सदूर हैं साबिक मुल्क के, मतलब वज़राए खारजा हैं, वज़राए खजाना हैं। मुल्क नहीं चल रहा, खुद भी नहीं चल रहा है, मुल्क भी नहीं चल रहा, फंसे हुए सब फंसे हुए। अब अदालत जो है, ये नहीं, आप जरा सोचिए ना कि 1 साल पहले क्यों आए थे और अब कहां खड़े हैं। 7 का जज नहीं होगा, 8 के जज होंगे, जजों को करो। ओ भाई यार, इसलिए आए थे आप? चले अगस्त में ना करें, सितंबर में कर लें, अब अगले साल कर लें। आप इलेक्शन को 2024 में ले जाएं, ठीक हो जाएगा मुल्क आपसे। ये जो हो रहा है इस वक्त पूरे मुल्क में, जो हिजान बपा है, 2024 में ठीक हो जाएगा। अगला साल आपको पता है क्या हालात IMF के और क्या सूरत डेवलप। मकसद ये है कि कोई किसी, वो ऐसे इकबाल साहब पहले जब लास्ट इनका टेन्योर था, छोटा था, जब ये इमरान खान के धरने भी हो रहे थे, मुजाहरे भी हो रहे थे, वो बात वजह कहते हैं कि इनको पूरा उस वक्त एक डिस्ट्रक्शन थी और काम नहीं कर सके। मगर उस वक्त एहसन इकबाल साहब जो हैं, उनकी तकरीबन हर दूसरे रोज CPAC के ऊपर एक ब्रीफिंग होती थी। बिल्कुल। और उनकी ब्रीफिंग्स के ऊपर फिर सलीम साफी साहब, मीडिया से और भी बहुत सारे लोग, लेकिन सलीम साफी साहब खास तौर पे उनके CPAC के सवाल उठाते थे और वो उनको एक्सप्लेन करते थे। और फिर उसके बाद उनकी पूरी सलीम साफी साहब की किताब है CPAC के ऊपर। मतलब ये कुछ ना कुछ कर रहे होते थे सब लोग। अब वजीर कानून का काम वजीर दाखिला कर रहा होता है, वजीर दाखिला का काम वजीर दिफा कर रहा होता है। वजीर दिफा के अंडर आपको पता है फौज पाकिस्तान है। बिल्कुल है। वो आप हमारे भाई हैं, इंतहाई काबिल एहतराम ख्वाजा। यानी अब आप ये सोचें कि ये तकरीर जो है ये वहां पे राजनाथ कर रहे हो, मतलब या ये जैक सल्वन कर रहे हो, गलत लोगों के पास गलत महकमे चले गए हैं। और आप माने या ना माने, इनमें से आपको फिर वही बात कहनी पड़ती है आपको कि पीपल्स पार्टी के लोग ही ठीक काम कर रहे हैं। शहरी रहमान अपनी वजारतों में, नहीं शहरी रहमान क्लाइमेट चेंज पे हैं इस वक्त, मेरे ख्याल से जा भी नहीं हुआ किसी जगह, किसी कॉन्फ्रेंस में अटेंड करेंगे और वहां से नहीं तो आराम से वो जाके प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके वापसी, कोई सैर गुल्ला इधर उधर हिनारबानी खर। मतलब ये 2 वजारतें तो हैं ना, और बिलावल भी अपनी जगह ठीक, मतलब है कि वो ये कुछ तो कर रहे हैं ना। अच्छा, इशू ये है, ये फंस गए। शहबाज शरीफ साहब तो पब्लिक के सामने ही नहीं आते। सो वो गए लंदन रवाना हो गए डॉक्टर साहब आज, मतलब वो गए हैं मलका बरतानिया, सॉरी ये बादशाह किंग चार्ल्स, उनकी तकरीब में शिरकत के लिए गए हैं। और फिर उसके साथ मौका मिला तो भाई साहब से भी मिल लेंगे, मतलब वैसे नहीं गए और उनसे ईद मिल लेंगे। शायद सऊदी अरेबिया भी रुके वापसी पे, शायद इस्तांबुल, तुर्की में फर्क नहीं। मुल्क का आप देखें, नवाज शरीफ साहब की, और मैं आपको ये बात बताऊं कि नवाज शरीफ साहब से इमरान खान की हुकूमत तो जैसी थी या तो क्रिटिसाइज करते, लेकिन उसके बाद 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर है ना नवाज शरीफ साहब। तो नवाज शरीफ साहब से एक, यानी इमरान खान बमुकाबला नवाज शरीफ है ना, इस तरह से सियासत अगर आप समझें तो
नवाज शरीफ साहब से बहुत सॉलिड तगड़े फैसलों की तवक्को थी। ये जो कुछ हो रहा है ना, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तमाशा सा बन गया है, ये तवक्को नहीं थी। संजीदा फैसले, अच्छा वो भी सीढ़ियों से निकल उतर के आते हैं। साकिब निसार हाँ गाड़ी में बैठा भाई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं ये हमारे, और मतलब इंतहाई जीरक सियासतदान है। क्या बात कर, 3-4 मीडिया के लोग हैं, अच्छा आप भी पूछें, अच्छा बैठ के कर। देखिए पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना इस वक्त, पाकिस्तान के जो हालात हैं, उनको अदराक है, ये नहीं कि अदराक नहीं होगा, अदराक यकीनन होगा, उनको भी होगा, जरदारी साहब को भी होगा, मौलाना साहब सबको होगा। लेकिन उसमें जो भी देखें, इस पूरे क्राइसिस में कोई लोग अपनी जगह बना लेते हैं ना, जैसे मैं नाम ले रहा हूं कि हिना रब्बानी खैर, खामोश, आपको नजर आती है कि हिना रब्बानी खैर नहीं? आप जरा वेस्टर्न मीडिया इधर उधर फॉलो करें, हिना रब्बानी खैर आपको नजर आ जाएंगी, नजर आ जाएंगी, क्योंकि वो यहां बैठ के रोज टीवी चैनलों पर नहीं तकरीर कर रही ना, घुसा मार रही। अच्छा, इस बात सारी ये है कि इसमें, इस पूरे सिलसिले में जो है वो इनमें से कोई एक भी, अच्छा आजम नज़ीर तारड़ साहब को मैंने क्यों इसलिए कहा कि वो एक मुनासिब आदमी नजर आए, हालांकि वजीर कानून जो है ना वो उनको बड़ा लाउड हो रहा है, वो बड़े तरीके से धीमे अंदाज में वो चल रहे हैं। तो अब मसला ये है कि अच्छा अदालतें फंसी हुई हैं, अदालतों ने अपने फैसलों पर जो है वो अमल दरामद करवाना है। इनका इरादा ये है कि अदालतें कुछ करें, ये प्लान नहीं था, ये नहीं, इस तरह नहीं आना था। हम कुछ करेंगे जजों के खिलाफ और बुलाएंगे और फिर देखते हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं होगी तो हम जजों को बुला के, ये इसलिए आए थे, मुल्क ठीक करना था सर। ये फाइनल राउंड है ना, इनको भी पता है ये फाइनल राउंड है, तो इसमें चीजों को ठीक करके इलेक्शन आगे पीछे दाएं में कुछ शख्सियात निकल के आ जाती हैं, उभर के आ जाती हैं आपके सामने। आप कहते हैं यार ये पूरा का पूरा बहुत, इसमें से बहुत से लोग जो हैं इस पूरे खप में वो लोग परफॉर्म करते रहते। मिसाल के तौर पे कोई सीपैक उठा लेता, इन दिनों में सीपैक को ब्रीफ करता रहता, सीपैक को कहां से हमने छोड़ा था, क्या किया था, कैसे हमारे मामला हैं, अब क्या सूरत हाल है, ब्रीफिंग्स आगे। आपको नजर आता है यार कोई आदमी काम कर रहे, कुछ भी नहीं। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक तलू होते हैं लोग मुख्तलिफ पार्लियामेंट के अंदर, गालियां कट जाती हैं। यानी हमें टीवी चैनल से जुर्माने हो गए इनकी तकारीर के ऊपर। उसके बाद वो एक पीएसी है, उसमें जजों को बुलाएंगे 97 से हिसाब। आप यकीन करें, अच्छा इनको अंदाजा नहीं है कि बाहर क्या, मतलब वो आसपास जाहिर है कि मीडिया आता है, वो फिर सकिन हो जाते हैं, उसमें वो पूछी गुडी गुडी सारा चल रहा है, लेकिन जो इश्यूज हैं वो इतने गंभीर हैं। इमरान खान को बुला लिया, इमरान खान के हो गए उधर, वो खुश हो रहे हैं, फिर जमानत हो गई, फिर वो गालियां दे रहे हैं, फिर उनको इशू हो गया लेटर, उधर पीटीआई वाले खुश हो रहे हैं, फिर उनकी वो कैंसिल हो गया, फिर वो ये ऐसे ये कितने दिन चलेगा? सर ब्रेक एक डॉक्टर मतलब है कि देखें ना, वापस आके सर इस पर बात करते हैं, मजीद सियासी मामला पर, दीगर इश्यूज हैं उन पर भी बात करेंगे। मैं सिर्फ एक बात ही कहूं सर कि ये सारे जो वक्त गुजरेगा ना, जो होगा ना इक़्तिदार में, उसके गले पड़ेंगी चीजें। अब जो मर्जी कर लें, अब किसने किया था, उसने किया था, लोगों को याद ये रहेगा कि अरशद शरीफ की शहादत जब हुई तो हुकूमत किसकी थी। सर बिल्कुल है। देखिए कुछ चीजों को अप्लाइड, उस वक्त अकबर बुगटी का वाकया क्या था, कौन था उस वक्त गवर्नर पंजाब, वजीर आजम कौन थे, तो बलूचिस्तान में किसके, नहीं लोगों को याद रहता मुशर्रफ। इशू ये है कि ये जो आज सहाफत का दिन है, ये जितने इश्यूज हो रहे हैं ना, खाते में इनके ही पड़ेंगे। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए गुजारिश है बराह करम संजीदगी इख्तियार करें। इमरान वो उस टीम के साथ बैठे, 1 महीने पे अटक गए, शायद ये अगस्त और सितंबर, क्या बात है। वापस आके डॉक्टर साहब इस पर बात करते हैं, पूरा मुल्क फंसा हुआ है इस पर। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आज पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कहा गया कि ये मुज़ाकरात जिस तरह से हुकूमत बज़िद है नाकाम हो चुके हैं उसके बाद, लेकिन क्या अभी भी इम्कानात मौजूद हैं कि किसी तरह से ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो सकें? ये चाहे तो कर लें, लेकिन मैं आपको जहां मैंने बात की ना कि ये इसलिए नहीं आए थे, एक तरफ तो ये बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ एक और बात भी तो अवाम के सामने आई ना।
मतलब इनके ये आए तो इसलिए थे कि मैशत ठीक करें और ये सारा कुछ करें और जजों को बुलाएंगे, ये तो सारा, लेकिन दूसरी तरफ एक बात और खुली, और ये खुली कि हमारी अदालतों में हो क्या रहा है। अच्छा, ये बात जो है ये पहले तो बच्चे बच्चे को पता थी ना, लेकिन अब एक बात बड़ी खौफनाक हो गई कि ये हमारे जज साहिबान जो हैं, ये जज साहिबान क्या कर रहे हैं हमारे, मतलब क्या, अगर इनको एहसास नहीं हो रहा, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को एहसास नहीं हो रहा, हमारी स्टैब्लिशमेंट ही न्यूट्रल है, एहसास तो होता होगा या वो नहीं हो रहा, पता नहीं, खुदा जाने जी। लेकिन मसला ये है कि जज साहिबान को एहसास हो रहा है कि पब्लिक किस तरह देख रही है, सो 6 जज उधर, 8 जज उधर, एक जज ठीक नहीं है, कभी इस तरह हुआ है। जब एतजाज एहसन साहब ने बताया ना प्रोग्राम में, और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि इनकी टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है जज साहिबान। उससे पहले मुख्तलिफ हमारे साथी वहाँ से रिपोर्टिंग वगैरह करते थे, तो मैं इसको एक आध दफ़ा मैं खुद भी किया था, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था सुप्रीम कोर्ट में कि इस हद तक मामलात जो हैं वो हाथ भी नहीं, बातचीत भी नहीं करते। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। कोई सीनियर जूनियर दाएं बाएं ये उसने नॉमिनेट किया था, कुछ भी हो, और बातचीत भी नहीं करते जैसा है। ये उसकी खाना किया उसने, वो नहीं किया, वो ये खबरें, अजीबोगरीब मामला है। हर रोज खबर आती है वहां शहादत हो गई, वो किसी ने खुदकुशी कर ली, बच्चा डूब गया, गाड़ी गिर गई, ये हो गया, वो अस्पतालों में मसाइल। और मैं आज वो उज़ैर यूनुस साहब हमारे अटलांटिक काउंसिल के जो इंतहाई मोहतरम, उन्होंने आज मुझे एक वो भेजा, स्लाइड बनाई उन्होंने, और वो 2019 से मुख्तलिफ मुल्कों में ज़ाहिर हालात ख़राब रहे हैं, ऊपर नीचे कोविड आ गया, सारा कुछ। इंडिया में 26% महंगाई हुई है, 26%, और बांग्लादेश में 30% हुई है, और पाकिस्तान में 93% हुई है 2019, 93%। सही, यानी दुगनी समझ। मतलब आप ये देखें कि मतलब क्योंकि आपकी प्रोडक्शन, मतलब वहां पर वो प्रोडक्शन तो चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, सुबह बल्कि वो 24 घंटे चल रहे हैं, वो होता है ना कि उनके पास 48 घंटे का दिन हो तो 48 घंटे चलाए, मतलब काम होना ताकि तेजी के साथ दुनिया में आगे, आपने जो टाइम वेस्ट हो गया, आपके बैठे बैठे अदारे बंद हो रहे हैं। और इसको इशू ये है कि मैशत ठीक करनी थी। अब डॉक्टर साहब का काम सियासी मुज़ाकरात में बैठना नहीं था, डॉक्टर साहब का काम मैशत ठीक करना था। ख्वाजा आसिफ साहब का काम मुल्क की कोई डिफेंस पॉलिसीज या इसके ऊपर कुछ करना था। आजम नज़ीर तारड़ साहब का काम था अदालती इस्लाहात का कोई बिल या ऐसी कोई चीज़ लाते अवाम के लिए। राना सनाउल्लाह साहब का काम कोई पुलिस रिफॉर्म्स, कोई प्लान। पहले हुकूमतें आई हैं, कुछ कुछ अरसे के लिए आई हैं, टूट गई हैं, कुछ करके गई हैं, लेकिन भाई एक मोटरवे बन गया, नवाज शरीफ साहब का छोटी हुकूमत ही पूरी नहीं की, एक मोटरवे बन गया। और मतलब है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो कुछ ना कुछ उस दौर में भी हुआ, कुछ हुआ, काम हुए लोगों के। अब यहां यह है कि यहां कुछ भी, इमरान खान आए, 100 पे इल्जाम लगाए, कोई लंगर खाना खुल गया, कोई सहूलत कार्ड बन गए, कुछ चीज आप याद कहते हैं ना, ये इमरान खान के दौर में हुआ था, ये नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, ये बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ था। ये कमाल का दौर है जिसमें एक चवन्नी धेले का काम नहीं हुआ, सवाए से कि टीवी चैनलों पे और इधर और उधर ये करो, हमें 47 का हिसाब दो, हम साजिश नहीं कर, हम नहीं करने देंगे, हम ओ भाईजान, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। और जब होना होगा ना तो 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ये कैसी बातें करते हैं। यहां पे जेलों में बैठ के साजिशें हो रही हैं, हुकूमत गिर गई। यार खुदा, मैंने आपसे कहा ना कि बाज दफा ऐसा होता है, इंसान कहता है यार इतने वक्त में कुछ सीखा, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। बेशक। देखिए, और मैंने कल एक बात ऐसे ही कही तो मैं कम से कम मतलब अब मुझे नहीं पता ये मैं बात किस तरह कहूं, लेकिन हम अपनी शायद जिंदगी के, वैसे तो ये आप टेलीफोन भी लेते हैं ना, ये टेलीफोन लेते हैं, पेन लेते हैं, तो पहला सवाल आप पूछते हैं दुकान से खरीदते हुए कि इसका ये कितने अरसे चलेगा भाई। वो कहता है जी 4 महीने तो पक्की बात है। ये फ़ोन आपने लिए, ये 1 साल, आप गारंटी दो इसकी, 1 साल की गारंटी, फर्नीचर की गारंटी। वो कहता है जी वो खराब हो तो वापस कर जाना, गारंटी है 4 महीने 6 महीने साल से पहले फर्नीचर नहीं खराब होगा। मेरी अपनी गारंटी नहीं है, मैं हर चीज की गारंटी मांगता फिरता हूं दुनिया में, इसकी गारंटी, इसकी गारंटी।
मेरा अपना गारंटी कार्ड नहीं है एक सांस का, ये चीजें पड़ी रह जाएंगी यकीनन, और मेरी गारंटी नहीं है, मेरा गारंटी कार्ड कहीं ऊपर पड़ा है। और हम लोग सारे अपने जिंदगी के उस हिस्से में, वैसे तो एक सांस का नहीं पता होता, लेकिन वैसे कहीं मगरिब कहीं शामें ढल रही हैं, ठीक है ना, वो दिन हैं जिंदगियों के, कहीं असर मगरिब कहीं शामें। लेकिन इशू ये है कि ये शख्सियात जो इस मरहले पे इक्तदार में हैं, ये क्या पीछे छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए? वो बच्चे जो जिनके अभी सुबह तुलू हो रही है, ठीक है, या दिन चढ़ रहा है जिनका, जिन्होंने भागना दौड़ना है, उनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्या क्या गालियां, लूट मार, बचने के मतलब वो कोई आईटी मिनिस्ट्री है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई क्वांटम कंप्यूटिंग, कोई सेमिनार, कोई बात, कोई चीज, कोई बिल पार्लियामेंट में, कोई 2-4 अच्छे जुमले। अल्लाह ताला जिंदगी दे अनवर मकसूद साहब को, कि कैसे अच्छे अच्छे लोग चले गए हैं पिछले 1 साल में। अब अपने देखें, मैं सिर्फ ये सोच के, मुझे नहीं पता पाकिस्तान ने तो निकलना है आगे, लेकिन ये जो वक्त जाया हो रहा है ना, और अब इसके अब फंस गए, अब आगे नहीं, क्या मतलब है कि 14 को नहीं 15 को होगा, हमें कोई निकाले, हमें यूं करे, हम उसको बुलाएंगे। इशू ये कि आपकी लेगेसी क्या है? कोई मीर जफरुल्लाह खान जमाली जो है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो भी सियासत में ऊपर नीचे अच्छे वे में लोग याद करते हैं। जुनीजो साहब को लोग याद करते हैं आज भी। जुनीजो साहब कोई पावरफुल नहीं, वो बिल्कुल उनको इज्जत से लोग याद करते हैं। आपको 1000 इख्तलाफ हो, लोग शेरबाज मजारी साहब को अच्छी तरह याद करते हैं। बेशुमार सियासी शख्सियत है, अजहर खान कुछ सियासत में नहीं कर पाए, लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। मतलब लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं पीछे? कि गालियां देता था वो आदमी, वो चला गया दुनिया से, क्योंकि वो यार क्या गालियां देता था, क्या जोर से, क्या कर रहे हैं आप? इतना मौका मिला है, कोई मतलब कोई 2 जुमले, कोई शेर, कोई किताब लिखवा जाएं, कोई यहाँ पे कोई बच्चों के लिए कोई फलाही काम नहीं, कर मैं सुबह अब तो मैं देख रहा हूँ ना रोज, अब रात को शो होगा, वो गालियां, उसको गालियां, जज आए ये करें फलां करें। ये बहुत मौके मिले हैं। ऐसा नहीं कि पैसे की कमी है, ऐसा नहीं कि अल्लाह ने इख्तिदार नहीं दिया। कितने लोगों को खुदा अल्लाह ताला 22 या 23 करोड़ लोगों में से वजीर आजम बनाता है या वजीर बनाता है, कितने लोगों को एमएनए बनाता है? ये है ना सारे, इनको मौके मिले ना, बार बार मिला, बार बार। अच्छा नहीं जी, अच्छा अब कल देखें, कल सुबह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची से गोवा पहुंचेंगे, और गोवा में जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास, और उस इजलास में गोवा, अच्छा उस कल वो जिक्र में किया था, तो गोवा का कराची से साहिली शहर है, गोवा साहिल पे है ना, साहिली शहर है, कोस्ट। और गोवा की और कराची का लिंक इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि ये गोवा जो है ये बरतानिया के अंडर नहीं था, ये पुर्तगाल के अंडर आखिर तक 47 के बाद भी फटा चलता रहा, कोई 60s में जाके पुर्तगाल से निकला, तो पुर्तगालियों के अंडर में रहा, कॉलोनी में, उनकी कॉलोनी, उनका शायद कैपिटल वगैरह था इस रीजन का कुछ। तो उसके बाद ये हुआ कि वो गोवा के लोग फिर यहाँ जाते थे कश्तियों में बैठ के ट्रेडिंग, ये 18वीं सदी से यहाँ के बजाते कराची में केमाड़ी, और ये जो लफ्ज आता है ना डी सल्वा, ये गोन्स, क्योंकि मेजॉरिटी में से क्रिश्चियंस है, तो ये बड़ी एक वाइब्रेंट कम्युनिटी कराची में। एक ज़माने में क्या सुना है 1 लाख लोग थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते गए, फिर बड़ी इनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन कराची में, मुख्तलिफ सड़कें, मुख्तलिफ इमारतें, इनका अपना कल्चर, और गोवन सोसाइटी, गोवन एसोसिएशन कराची में बड़ी एक्टिव रही। अभी बयान होता है कि 10,000 के करीब, और कई बड़े स्कूलों में इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। सेंट पैट्रिक्स, सेंट जोसेफ्स, ये जो स्कूल हैं, इनके बनाने में इनका गोवा की कम्युनिटी का बड़ा रोल था। सदर के इलाके में, कराची और इन इलाकों में ज़्यादा इनकी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी, वाइब्रेंट। बहरहाल गोवा जाएंगे वो, और गोवा तो जाएंगे और वापस आएंगे तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर साथ होंगे, और फिर यहाँ पे अफगानिस्तान वो बात हो गई। लेकिन जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं म्यांमार से। अच्छा, वो म्यांमार से आ रहे हैं, और इससे पहले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का ही दूसरा दौरा है। इससे पहले वो आए थे G20 के इजलास में,
G20 के इजलास में आए थे, उस इजलास में जिस इजलास में सेक्रेटरी ब्लिंकन भी आए थे और उस इजलास में सर्जाई लेवरोव भी आए थे, और वो इजलास जिसके अंदर आपस के अंदर मुआहदा ही नहीं तय हो सका था और लड़ाई हो गई थी, इलामिया नहीं हुआ था। उसके बाद भारत ने एक इशू किया था डॉक्यूमेंट, और ये हो गया था कि क्या करें, बड़ी कोशिश की इंडिया ने, लेकिन मसला ये है कि समझाने की कोशिश की, लेकिन रशिया भी नहीं माना और ये भी नहीं माना, तो एक मुश्तरका इलामिया जारी नहीं हो सका। लेकिन बाद में पता चलता है वाशिंगटन लीक्स में कि तुम मुकमों का किया हुआ था भारत ने कहा हुआ था उनके साथ, जो मैंने कहा ना डिप्लोमेटिक वो भी आगे इसके असरात जाहिर होंगे अभी। हाँ। कि ये क्या चक्कर है भाई, किधर है। और ये देखें, मैं इनको बार बार ये बात जो करता हूँ ना कि ये कोई गड़बड़ घोटाले हैं, इनके ताल्लुकात कुछ अजीब से हैं, कुछ ताल्लुकात जो है ना पुरस्रारियत है उन ताल्लुकात में, ये जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, और वो म्यांमार से आ रहे हैं। और आप देखें कि ये इससे पहले का इजलास याद है, देखें 2 तारीख का द हिंदू, G20 फॉरेन मिनिस्टर, सेकंड स्लाइड, डिविजन्स बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज, रशिया चाइना डीरेल जॉइंट स्टेटमेंट। उसके बाद अगली स्लाइड, ब्लिंकन लेवरोव मे कॉन्टैक्ट ऑन साइड लाइन्स, एक हंगामा। फिर उसके बाद वो तास वहां से रिपोर्ट कर रहा है, अप्रूवल ऑफ डेक्लेरेशन फेल्ड एज वेस्ट ट्राई टू पुश, पहले मामला तय हुआ होता। अब जनाब, और कमाल की बात जो है वो ये कि इसको अमेरिकन देख रहे थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना कि अमेरिकन इस पे स्पाइंग कर रहे थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, यानी इंडिया क्या कर रहा है। और वो अब आप आज देखेंगे इनकी रिलीजियस जो आया है, ये इंडिया को वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मुस्तकिल कि ये इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर देते हैं ना 15वीं स्लाइड, यूएस कमीशन 6 सैंक्शंस ऑन इंडियन एजेंसीज ओवर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। चाइना नहीं कह रहा, पाकिस्तान भी नहीं कह रहा, रशिया भी नहीं कह रहा, अमेरिका कह रहा है, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, वायर, 4th टाइम उनके जो अदारे हैं जो रिलीजियस फ्रीडम के, वो रिकमेंड कर रहे हैं कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर रिलीजियस फ्रीडम। ये क्या है, मतलब ये जो है द हिंदू क्या रिपोर्ट कर रहा है 19 स्लाइड, यूएस कमीशन 6 सैंक्शंस ऑन इंडियन एजेंसीज ओवर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। ओ भाई, इसको ये इनके प्रॉब्लम्स रौले रप्पे ये इधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या है। और आगे जो है ये खुद अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। अमेरिका इनके बारे में बड़ी खतरनाक रिपोर्ट इशू कर रहा है, ठीक है ना, कि रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, चाइना नहीं कर रहा, रशिया नहीं कर रहा, अमेरिका कर रहा है और मुस्तकिल कर रहा है। अच्छा, ये कहां से आ रहे हैं, ये बात ये है ना कि ये जो हैं ये जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं म्यांमार से जी। और म्यांमार से जो आ रहे हैं, तो म्यांमार जो है वो बर्मा, ठीक है, बर्मा जो कि एक सूबा बन गया था, ज़ाहिर ब्रिटिश कॉलोनी, बीच में जैपनीज ले गए थे कुछ अरसे के लिए, फिर दोबारा चला गया था उनके पास। बड़ा खूबसूरत मुल्क, ज़बरदस्त उनकी पुरानी जो है वो उनकी तहजीब है और सब कुछ है। लेकिन इशू ये है कि बर्मा जो है या जो म्यांमार है उसका तवील कुछ 1643 किलोमीटर तवील बॉर्डर है उनका इंडिया के साथ, म्यांमार का। यानी इंडिया, यानी पाकिस्तान इधर है तो म्यांमार उधर है, यूं समझ लें, ठीक है, उधर म्यांमार और बांग्लादेश और इधर जो है वो पाकिस्तान, तो तवील बॉर्डर है। और तवील बॉर्डर के साथ क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 7 बहनें, 7 रियासत बहनें वो हैं उधर, 3 के साथ बॉर्डर लगता है। और यहां पे कंप्लीट मुकम्मल तौर पे म्यांमार चाइना का एक बहुत अहम इत्तेहादी है। एक तो यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो हिस्सा है, और बेल्ट एंड रोड का ये सीमैक, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिस तरह आप कहते हैं ना सी पैक, ये है सी मैक। तो सी मैक जो है वो है म्यांमार का। हम इसको दिखा देते हैं यहाँ पे, अगर सी मैक का हमने ये सी मैक है, ठीक है, ये सी मैक, ठीक है, ये सी मैक है। और सी मैक में रेलवेज हैं और फिर उनके ये पोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है उनकी, और पोर्ट्स के ऊपर और रेलवेज हैं, और डायरेक्ट चाइना के साथ चूंकि बॉर्डर बनता है तो पूरा चाइना, फिर ये आगे कंबोडिया और इधर बाकी मुल्कों के साथ थाईलैंड वाले। तो ये जो है ये बड़ा, लेकिन उससे हटके एक और इंपॉर्टेंस है
और वो है कोको आइलैंड्स। ये कोको आइलैंड जो हैं म्यांमार के, ये अगर ये चैथम हाउस की एक रिपोर्ट थी, अगर हम पता नहीं स्लाइड हम दिखा सकें, ये चैथम हाउस बड़ा थिंक टैंक है, उनकी एक रिपोर्ट है। ये मेरे ख्याल से रिपोर्ट उनकी आई है अभी पिछले महीने उनकी एक रिपोर्ट आई है, ये हाँ पिछले ये मार्च में 31 मार्च को आई है। चैथम हाउस की रिपोर्ट है, बड़ा थिंक टैंक है। इज म्यांमार बिल्डिंग अ स्पाई बेस ऑन ग्रेट कोको आइलैंड। अच्छा, अब मसला ये है कि कोको, ये उन्होंने सैटेलाइट वगैरह, अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने लिखा था मिलिटराइजेशन ऑफ कोको आइलैंड कुड पोज अ सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी चैलेंज टू इंडिया। ये मैं जो बात कहता हूं ना, कंटेनमेंट है इंडिया। अब आप इसको 1000 डिनाई करते रहे, ये हो चुकी है। चाइना मुकम्मल, मैं अब उस इंसर्जेंसीज में नहीं जा रहा कि इनके नागालैंड में और मिजोरम में क्या कंसर्न्स हैं और लेकिन इशू ये है कि कंटेन हो चुके हैं उधर कंप्लीट, और वो स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है, वो बॉर्डर स्ट्रेटेजिक है। पाकिस्तान के साथ इनका स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है, नेपाल के साथ स्ट्रेटेजिक, इंडिया के सारे बॉर्डर स्ट्रेटेजिक हैं, हमारे भी बॉर्डर स्ट्रेटेजिक है। हमारा अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक बॉर्डर है, हमारा ईरान के साथ हाँ, और हमारा इंडिया के साथ, हमारे सारे बॉर्डर्स स्ट्रेटेजिक बॉर्डर्स हैं। मतलब ये कोई फिनलैंड स्वीडन नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रेटेजिक बॉर्डर्स हैं। यहां कोई अमेरिका कनाडा नहीं रहते आसपास, स्ट्रेटेजिक बॉर्डर्स हैं, फौजें खड़ी होती हैं, टेंशन होती हैं। अब मसला यह है कि ये म्यांमार जो है, वो म्यांमार में उनकी वजीर खारजा, चाइना के वजीर खारजा की मुलाकात जो है, वो चाइना के वजीर खारजा की मुलाकात अगर तो देखें वहाँ जाते और उनकी मुलाकात होती उनके वजीर खारजा के साथ, पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगाई हुई हैं। लेकिन रशिया उनको ऑयल दे रहा है और मिलिट्री दे रहा है अपनी, यानी वेपन्स दे रहा है, और चाइना उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है 80 की दहाई से, वो पहले। लेकिन जो उनके वजीर खारजा की मुलाकात हुई है ना, शी जिनपिंग ने, प्रीमियर शी जिनपिंग गए थे 2020 में, कू होने से पहले, ठीक है। लेकिन उनकी मुलाकात जो वहां पर हुई है, वो जनरल मिनवा हिलान, मैं अगर सही तरह प्रोनाउंस कर रहा हूं, उनकी मुलाकात हुई है जनरल मिन हॉन हुआ से। ये तो पुरानी पिक्चर है ना शी जिनपिंग की। अभी जो फॉरेन मिनिस्टर गए हैं उनकी भी मुलाकात इनसे हुई है। अच्छा, अब ये सिविलियन हो गए क्योंकि ये वजीर आजम बन गए हैं, पहले ये अब कमांडर इन चीफ थे, फिर उसके बाद कू हो गया, कू फेंक दिया आंसी चूची को उठा के जेल में, फिर उसके बाद ये वजीर आजम बन गए, लेकिन हैं कमांडर, ठीक। तो उनके साथ मुलाकात हुई है, स्ट्रेटेजिक मामलात। और म्यांमार मुकम्मल तौर पर आप समझें कि वो रशिया, चाइना, इन्वेस्टमेंट्स, ये अब ये इशू ये है कि इस पूरे इधर से, ये जो मैंने फिर आपसे बात की ना, ये फोरम जो होते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी वहां जा रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलें आप ना मिलें, जो आपने चाइना गालियां दें, फलां करें, डिमांड, स्ट्रेटेजिकली क्या हुआ है ये बताना बड़ा जरूरी। एससीओ का फोरम, और ये एससीओ में जा रहे हैं, वो बायलेटरल मुलाकात हो जाए ना हो, पाकिस्तान ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी का फोरम है, नहीं चाइना का फोरम है, और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ना आते तो हम भी ना आते। ये जो डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस अभी हुई है समिट अमेरिका में, उसमें चाइना नहीं गया, पाकिस्तान भी नहीं गया, ठीक है। और जो गया उनको अमेरिका गालियां दे रही है, रिलीजियस फ्रीडम, हर रोज एक कहानी निकल के आ रही है, अमेरिका से निकल के आ रही है कि ये जमहूरियत के नीचे ये जबरदस्त होते जा रहे हैं, रोज होते जा रहे हैं, रोज सर मेरे समझ नहीं आ रहा, चीख रहे हैं पाकिस्तान को गालियां। तो भाई ओहो, मैं किसी तरह 2-4 दिन का चक्कर मार के इंडिया का समझा के अपने दोस्त, और बड़े अच्छा मीडिया में बड़े कमाल उनके लोग हैं, बड़े कमाल के लोग हैं। वो मसला ये कि ये जो सिचुएशन क्रिएट है ना इस वक्त, वो डिबेट नहीं हो पा रही, वरना तो वो इतनी लॉजिकल बहस होती थी ना पहले। वो हमारी गलतियों के पॉइंट आउट करते थे, हम उनकी करते थे, तो बड़ी हेल्दी डिस्कशन होते थे। अब वो ना बहस ही नहीं हो पा रही, चलें जी वो नाराज होकर बैठे हुए। मतलब हमें तो कोई, देखिए मुझे उनके यहाँ टोटल, अब मैं अगर 2 मिनट है तो बात, देखिए आप यकीन करें, कभी कभी मैं एक बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रहा हूँ, इतना अच्छा सॉफ्ट इमेज इंडिया ने बनाया था अपना। मतलब मुझे कोई आज कहे ना, मैं कहता हूं कि क्या कमाल उनकी 70s और 80s और क्या मूवीज थी, लो बजट मूवीज, स्टोरी लाइन, मतलब आप तस्वर ही नहीं था। और ऐसी थी जो इकट्ठा करती थी फिल्में, अमर अकबर एंथनी, ये फिल्म का नाम मजाहिब को इकट्ठा कर रहा है, ठीक है ना। और वो उस वक्त जो है वो आप सोच भी नहीं, मतलब मुझे आज भी कहे कि जी मुकेश या किशोर कुमार, हमारे यहाँ कोई इशू ही नहीं है,
मतलब कोई इशू है ही नहीं। जैसे नूरजहां वैसे ही लता जी के गाने, मतलब जैसे हमारे गुलाम अली या मेहदी हसन वैसे ही जगजीत सिंह। हमारे एक तस्वर भी नहीं हुआ पाकिस्तान, हमने सोचा भी नहीं कभी ये। और आज मैं उनको देखता हूँ उनकी मूवीज वगैरह कि समझ नहीं देता, मतलब गालियां ये वो ये हो गया। लोग दुनिया के फेडअप हो गए हैं। ये भी तो 9/11 में फंस गए। 9/11 में इस्लामोफोबिक फिल्में बनती थी अमेरिका में, सारे विलन जो हैं, अब वो अगली फिल्में जो होंगी उसमें चाइनीज और रशियन विलन होंगे, लेकिन वो सारे विलन मुसलमान, ये उसी में फंसे हुए अभी तक। कोई फिल्में अजीब व गरीब सी, कभी मुस्लिम्स के खिलाफ, कभी वो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ। वो तो सॉफ्ट इमेज नहीं होता, खूबसूरत सा इमेज, जो इनकी बड़ी स्ट्रेंथ थी हॉलीवुड की, बॉलीवुड की इनकी। तो वो उसके नतीजे में, अच्छा मैं कई दोस्त अहबाब हैं वो इंडिया में तो शायद नहीं बात करते, बाहर मिलते हैं ना कहीं जाके, मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ जाके थाली ढूंढते हैं कि यार अच्छा सा कोई थाली कहाँ मिलती है। हमारे अंदर इतना नहीं, इनकी अजीब इशू हो गया। मतलब वो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं वो कहते हैं यार मकालमत हो कम से कम, चले एक दूसरे को गलतियां निकालें, वो कोई डायलॉग हो ना, तो गालियां तो ना हो ना कम से कम। अब जैसे ये स्ट्रेटेजी डायलॉग है, अब ये कितनी इंपॉर्टेंट, वो कहेंगे जी ये इशू है, मैं पूछूंगी यार समझ नहीं आ रहा, वो समझाएं। डॉक्टर भारत डिनाइल में है, देखिए ना, मैं मतलब मेरा शिद्दत से दिल चाहता है कि वहां से कोई शोर शराबे के बगैर वो मुझे समझाएं कि डॉक्टर साहब ये हमारी पॉलिसी है। मैं कहूँ अच्छा ये पॉलिसी है। वो फिर कहेंगे डॉक्टर साहब आपसे क्या गलती हुई। मैं कहूँगा हमसे यार ये गलती हुई कि अफगानिस्तान के अंदर जो है ना, ये हमने कोई गड़बड़ की, ज़िया-उल-हक साहब के दौर में वो तंजीमें बन गई, फिर उसके बाद हमने काबू कर लिया, लेकिन ये हम अपनी गलतियां मान, लेकिन अब हमारे यहाँ हमने दहशतगर्दी को पब्लिक इन ऑल, हमारे यहाँ कोई गुड तालिबान बैड तालिबान का खेल नहीं है। लोग प्रोग्रेसिव इस्लाम की आगे, लेकिन बहस तो हो ना, दहशतगर्दी कहां हो रही है उस पर भी बहस हो, उस बात हो, लेकिन नाराज होके फांसियां लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कोस रहे हैं, वो मतलब है कि ये इस तरह जो है ना, वो ये तो बिल्कुल ही फिर टोटल आइसोलेशन में जाने वाली बात है। बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि एससीओ का फोरम जो है वो, जो कि बहुत देखें सार्क पहले तबाह हुआ, अब एससीओ को तबाह कर दिया गालियां देके। हालांकि ये ऐसा मौका था कि जहां पर रशिया, अब रशिया क्या करेगा, ये आपने देखा क्रेमलिन में अटैक हुआ है, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ने अटैक कर दिया क्रेमलिन के ऊपर और क्रेमलिन बदला लेगा। इसका मतलब है कोई, यानी उधर से यूक्रेन कह रहा है नहीं भाई हमने नहीं किया, हमने नहीं, वो कह रहे हैं इन्होंने किया है, और वो पूरे धुआं उठ रहा है। अब मुझे बताएं यूक्रेन के ऊपर अगर ऑफेंसिव होता है, बड़ा अटैक होता है, तो अमेरिका आएगा इस वक्त, सर नेटो आएगा, नहीं बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक करें, सही होगा, अपने इंटरनल इश्यूज रोले रफ्ते को निपटाएं, और ये पीस की बात करें खत्ते में क्या हो गया। वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।